नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल टेक टिप नाउ में वेलकम है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हाफ ईयरली क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर। ये एक क्वेश्चन पेपर मैंने डिज़ाइन किया है जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके जो भी एग्जाम्स चल रहे होंगे। इन एग्जाम्स को या तो आप हाफ ईयरली बोल सकते हैं या कई दफ़ा मिड टर्म भी बोला जाता है, या टर्म 1 का भी एग्जाम कई स्कूलों में इसे इस नाम से कंडक्ट किया जाता है, या पीरियोडिक असेसमेंट 2 भी हम बोल सकते हैं। तो किसी भी लिहाज से अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्रॉस द कंट्री एज पर माई एक्सपीरियंस, जब आप हाफ ईयरली की बात करते हैं तो उसमें पाइथन पैंडास, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सिलेबस का डिफरेंस हो सकता है, बट 90% और 85% जो है यही सिलेबस फॉलो किया जाता है। बेस्ड ऑन दिस ये क्वेश्चन पेपर है जिसे हम सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन पेपर को आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in से भी जाके प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूं। सो यू ऑल कैन सी दिस इज माय वेबसाइट www.techtipnow.in। इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इस क्वेश्चन पेपर को, हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो आप जरूर विजिट करें और इसे डाउनलोड कर लें, या अपने रेफरेंस में इसे देख सकते हैं। वापस से बाकी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आईपी क्लास 12 का ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए, कंप्लीट ट्यूटोरियल एडुकेशनल कॉन्सेप्ट्स के लिए, चाहे एमसीक्यूज की बात करें, सैम्पल पेपर की बात करें, क्वेश्चन पेपर्स की बात करें, वन शॉट की बात करें, वो सारे ही डिटेल्स में वीडियोस एक एक खींच के एक एक ट्यूटोरियल वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने मिस किया है। सो आईपी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आ जाओ इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो करना ही करना है, बट सब्सक्राइब करके अपनी सक्सेस की गारंटी आप कंफर्म कर लो। एंड आई एम श्योर 90 to 95, वैसे तो 100% भी मैं बोल सकता हूँ, बट थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर हमें रखना चाहिए। सो 90 to 95% आपके आएंगे, जो कि अभी तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चलिए फिर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बोला हाफ ईयरली एग्जाम है, उसके लिए क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल स्टैंडर्ड जो तरीका है उसी तरीके से 5 सेक्शंस में हमने डिवाइड किया है। जो नई पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, जिसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। तो वो डिटेल्स आप रीड कर लीजिएगा। मैं सीधे पार्ट ए में आता हूँ। 5 पार्ट्स हैं। तो ये एमसीक्यू का पार्ट है, जिसमें यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट एग्रीगेट फंक्शंस कैन बी यूज्ड विद व्हाट। ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है। एग्रीगेट फंक्शन को आप किसके साथ यूज कर सकते हैं? ग्रुप बाई क्लॉज के साथ, हैविंग क्लॉज के साथ, वेयर के साथ, या इन दोनों के साथ में। तो देखिए, वेयर के साथ में आप कभी भी एग्रीगेट फंक्शन को यूज नहीं करते। हैविंग के साथ और ग्रुप बाई के साथ यू ऑल कैन यूज इट। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट करके भी आंसर्स बता सकते हैं, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी करें। सेकंड इज सेइंग दैट व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू विल नॉट बी कंसीडर्ड बाय एसक्यूएल व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट काउंट क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक, तो आप एग्रीगेट फंक्शन काउंट को यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सी वैल्यूज को इग्नोर करता है या कंसीडर नहीं करता है? तो न्यूमेरिक वैल्यू को तो ऑब्वियसली ये काउंट करेगा, टेक्स्ट वैल्यू को भी काउंट करता है। नल वैल्यू इज समथिंग जिसे कि कभी भी काउंट फंक्शन या जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं एक्सेप्ट काउंट स्टार सभी क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ये किसी भी मैनिपुलेशंस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता या इंक्लूड नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूमेरिक फंक्शन। इनमें से कौन सा न्यूमेरिक फंक्शन नहीं है? पावर है, राउंड है, एब्सोल्यूट है और सम है। तो देखो, जो सम फंक्शन होता है इट साउंड्स न्यूमेरिक फंक्शन, बट एक्चुअली ये क्या होता है एसक्यूएल में। ये बेसिकली क्वेश्चन किसका है? हमारे एसक्यूएल का। तो उसमें सम फंक्शन जो होता है दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ व्हाट योर एग्रीगेट फंक्शन, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 4 जो है इट इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब किसी भी गिवन स्ट्रिंग से टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि आप उसके, या यूं कहें कि उसकी लेंथ को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज हियर द करेक्ट आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। इसका एसक्यूएल कमांड का आपको आउटपुट निकालना है। इट इज सेइंग सेलेक्ट राउंड। अब यहाँ पे राउंड मेथड इस्तेमाल किया है, जिसमें कि ये वैल्यू है प्लस यहाँ पे जो वैल्यू दी है, मतलब कितने डिजिट से आपको राउंड करना है। इट इज सेइंग दैट -2। तो देखो, जब माइनस वैल्यू हम लेते हैं तो -1 का मतलब होता है टेंस, और -2 का मतलब हो गया नियरेस्ट 100, राइट।
सो यहाँ पे -2 है, तो आप इस वैल्यू को कंसीडर करो 7168 को, और -2 का मतलब नियरेस्ट 100, तो इसका जो नियरेस्ट 100 होगा ऑब्वियसली 168 है तो 200 होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी 7200। अगला क्वेश्चन है इन पाइथन सीरीज। अब पाइथन पैंडास की हम बात कर रहे हैं। सीरीज में पहला बोलता है कि पाइथन पैंडास का ये जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि पाइथन जो सीरीज होती है इट इज बेसिकली म्यूटेबल इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड इम्यूटेबल इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो देखो जो आप पाइथन की सीरीज इस्तेमाल करते हो वो वैल्यू से तो इम्यूटेबल होती है, मतलब उसकी वैल्यू को आप कभी भी अपडेट कर सकते हो, बट जो साइज होता है ना, ये साइज को आप कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। तो वी कैन से it is value mutable and size immutable, so the correct answer is option number B. I move to the next. यहाँ पर बोलता है कि predict the output of this given code। यहाँ पे देखो ये सीरीज बनी हुई है 12.0 25 3.0 देन मिसिंग वैल्यू है, देन 34.0 है। इसके बाद बोलता है कि अगर आप इसे प्रिंट करोगे इट शुड बी स्मॉल s डॉट शेप, तो इसका क्या वैल्यू आएगा। तो शेप एक सीरीज का एट्रीब्यूट है जो एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को रिटर्न करता है। जब हम रोज एंड कॉलम्स की बात करते हैं मतलब हम डेटा फ्रेम में इस बात को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जब आप सीरीज की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें कोई भी एक डायमेंशन होगा, चाहे वो रो आप ले लो या कॉलम ले लो, तो ये क्या करेगा उसके टोटल नंबर ऑफ साइज को बता रहा है, या यू कैन से कि टोटल उसमें कितनी रोज हैं या कितनी कॉलम्स हैं। तो ये एक वैल्यू को रिटर्न करता है और टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो यू कैन सी यहाँ पर 4 एक्चुअली हमारी या तो रो होंगी या 4 कॉलम आप बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इंपोर्ट पैंडास लाइब्रेरी। अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जब भी आप इंपोर्ट करते हो सबसे पहले आप इंपोर्ट लिखते हो, फिर पैंडास को स्मॉल लेटर में लिखते हो, एस करके उसके एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाता है, पैंडास लाइब्रेरी का एक रेफरेंस नेम दे रहे हो। अब ये पीडीएमटी कुछ भी हो सकता है, तो ये जेन्युइन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो पहले ही हमें करेक्ट दिख रहा है। देखिए पैंडास का पी कैपिटल नहीं हो सकता, डॉट स्टार हम जावा वगैरह में करते हैं, पैंडास में ये नहीं करते हैं। एंड यहाँ पर पैंडा लिखा हुआ है दैट इज अगेन रॉन्ग। तो एक्चुअली जो लाइब्रेरी का नाम है दैट इज योर पैंडास, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट बोलता है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है कि जो आप दो सीरीज लेते हैं अगर आप उनको ऐड करते हैं तो ये इसका जो आउटपुट होगा वो मिसिंग वैल्यू होगा इफ वन ऑफ द एलिमेंट और बोथ द एलिमेंट हैव नो वैल्यू। तो ये बोल रहा है कि जब आप दो सीरीज को ऐड करो तो अगर उन सीरीज में कोई एलिमेंट की वैल्यू नहीं है, तो अगर एलिमेंट वैल्यू नहीं होगा तो वो सीरीज का तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो वो ऑलरेडी या तो मिसिंग होगा। तो एग्जिस्ट नहीं करना और उसके बाद ऐड करेंगे तो नैन आएगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी दो सीरीज को हम ऐड करते हैं तो जो एडिशन होता है वो मैचिंग इंडेक्स की बेसिस पे होता है, राइट। अगर आपकी दो सीरीज हैं, लेट सपोज आपका एक सीरीज है S और इस S में मान लो यहाँ पे लिखता हूँ 01 है 10 20, दूसरी एक सीरीज है S1, यहाँ पे आपने डाला से फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर 1 और 2, यहाँ पे है 10 या 20 ले लो, इसको 30 ले लो। आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तो 0 में ये क्या कर देगा नैन डालेगा, 1 वाली वैल्यू को ऐड करेगा दैट इज 1 को ये 40 करेगा क्योंकि दोनों सेम है, और 2 को फिर ये बोल देगा मिसिंग क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन में असर्शन तो पूरा गलत है। रीजन की जब यह बात करता है इट इज सेइंग दैट व्हाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन ए सीरीज बाय डिफॉल्ट ऑल मिसिंग वैल्यूज आर फिल्ड विद 0। तो अगेन ये गलत है क्योंकि जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो तो बाय डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, जो नॉन कॉम्पैटिबल, एक्चुअली यहाँ पे ये मिस्टेक है, इट शुड बी नॉन कॉम्पैटिबल वैल्यूज। ठीक है, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो हम करेक्ट कर देंगे। तो जो नॉन कॉम्पैटिबल वैल्यूज होती हैं मतलब यही हुआ कि जो मैच नहीं हो रही हैं या डिफरेंट टाइप्स हैं उनके, तो उनको ये क्या करता है मिसिंग वैल्यू से रिप्लेस करता है दैट इज फिल्ड विद 0। 0 की जगह ये होना चाहिए नैन। तो इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। सो आई गेस यहाँ पर ये स्टेटमेंट दोनों गलत हैं लेकिन उसके लिए ऑप्शन नहीं दिया है। सो आई टेक अपॉलजी फॉर दिस, क्योंकि अगर मैं इसको नॉन कॉम्पैटिबल बोल दूं और इसको यहाँ पे नैन कर दूं तो वहां पर असर्शन गलत होकर रीजन यहाँ पे जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, राइट। मैं 1 मिनट इसके सॉल्यूशन पे चलता हूं जो मैंने इसमें रखा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। हम यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को करेक्ट किया हुआ है, राइट। असर्शन जो है, जो जब आप दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो ये तो गलत ही है पूरा। जब ये बोलता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो जितने भी नॉन कॉम्पैटिबल वैल्यूज होती हैं वो नैन से फील होती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। तो ये करेक्ट हम कर लेंगे क्वेश्चन को। सो आप इसे प्लीज इग्नोर करें और जैसे मैंने आपसे कहा सॉल्यूशन के बेसिस पे इसे समझें।
हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि एक डेटा फ्रेम है आपके पास में, इसमें से किस कमांड को एग्जीक्यूट करने से आपको 16 मिलेगा। अभी अगर आप 16 देखो तो ये एक्चुअली बात कर रहा है यहाँ पर टोटल काउंट्स की, 4 देन 8 देन 12 देन 16, राइट। हालांकि अगर आप देखो इस वैल्यू को, तो यहाँ पर ये 16 है तो जो एक स्पेसिफिक वैल्यू है, बट अगर आप इन कमांड्स को देखो तो यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यू की बात नहीं हो रही है, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है, जहां पर df डॉट वैल्यू तो होगा नहीं क्योंकि वो सारी वैल्यूज को इन फॉर्म ऑफ एरे रिटर्न करता है। लेंथ की अगर आप बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये रिटर्न करेगा क्या, 16, तो लेंथ जो होता है टोटल नंबर ऑफ रोज को आपको रिटर्न करेगा, सो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। df डॉट काउंट जो है वो आपके जो मिसिंग वैल्यूज होती है उनको इग्नोर करेगा, तो जो df डॉट साइज यहाँ पे बचा इज द करेक्ट आंसर, जो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करता है, वेदर मिसिंग वैल्यू आर देयर और नॉट, राइट। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो डेटा फ्रेम के बारे में है कि डेटा फ्रेम को आप स्प्रेडशीट से कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, रो एंड कॉलम। डेटा फ्रेम कैन बी रीशेप्ड, मतलब उसके साइज को आप चेंज कर सकते हो, चाहे रो वाइज चाहे कॉलम वाइज, मतलब कभी भी नया डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल सही है। डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग CSV डेटा, तो बिल्कुल गलत बात है, आप CSV के द्वारा डेटा फ्रेम को बना सकते हैं। सो देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम और विद इन डेटा फ्रेम टू CSV, और डेटा फ्रेम फ्रॉम डेटा फ्रेम टू CSV, या CSV से डेटा फ्रेम में हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब यहां पर ये स्टेटमेंट सी जो है वो गलत है। ऑप्शन डी में बोलता है कि टू वर्क विद डेटा फ्रेम pandas लाइब्रेरी शुड बी इंपोर्टेड, तो बिल्कुल सही बात है। Question number 12 is saying that Akash has written following code to delete a column marks from database data frame sport. तो उसने यहां पर यह कमांड दिया del sport marks in case marks does not exist, right? अब मान लो कोई डेटा फ्रेम है, ऊपर में ही ये डेटा फ्रेम है, मान लो आप गर्ल्स को डिलीट करना चाहते हैं और आपने इसकी स्पेलिंग को क्या कर दिया, गर्ल कर दिया, जब आप इसको डिलीट कर रहे हैं df लगा के, तो ये जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ऑब्वियसली ये एक की है, तो ये आपको किस प्रकार का एरर शो करेगा, की एरर शो करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई मूव टू द नेक्स्ट। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट टू काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ डेटा फ्रेम df व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी रिटन। मतलब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है तो आप क्या करोगे, लेंथ यूज करोगे। किस तरह से यूज करोगे, लेन df डॉट लेन, बिल्कुल गलत है, df डॉट लेन भी नहीं कर सकते, सब तो सही होगा नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेन एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसके अंदर आपको पाइथन के ऑब्जेक्ट को पास करना रहता है अगर आप उसकी लेंथ को काउंट करना चाहते हैं। जब आप डेटा फ्रेम को पास करते हैं तो ये इसकी टोटल नंबर ऑफ रोज को आपको क्या करता है, रिटर्न करता है। अगला क्वेश्चन है, ये एक डेटा फ्रेम है जहां पर ये बोलता है कि क्या आउटपुट होगा अगर आप df डॉट no इक्वल टू 45 करते हैं। df लगाया, डॉट लगा के आप किसी कॉलम की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें कोई वैल्यू असाइन करोगे तो ये इस कॉलम में जितनी भी रोज हैं उन सभी की वैल्यूज क्या कर देगा, ये 45 कर देगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, स्पेशली आईपी में, ये इंटरनेट एंड वेब के नाम से चैप्टर है। यहां पर ये बोलता है गूगल ट्रांसलेटर जो होता है वो क्या होता है, एड-ऑन्स है, प्लगइन्स है, ब्राउजर है या सर्च इंजन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एड ऑन। गूगल जो लेटर होता है या ट्रांसलिट्रेशन भी बोल सकते हैं, वो एक्चुअली एक एड ऑन होता है आपके गूगल क्रोम में, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इट इज अ सर्विस दैट अलाउज अस टू पुट ए वेबसाइट और ए वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट एंड मेक इट पार्ट ऑफ www। मतलब आपने कोई एक वेब पेज बनाया है, इसको लाइव करना है ओवर द इंटरनेट, तो जब आप इसे अपलोड करते हैं तो कौन सी सर्विस है जिसके थ्रू ये लाइव होती है, इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, वेब सर्वर। तो वेब सर्वर इज द लोकेशन जहां पे ये स्टे करता है। जब सर्विस की बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड एक्चुअली वेब होस्टिंग। इट्स नॉट वेबसाइट, इट्स नॉट वेब अपलोड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वेब होस्टिंग, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट। सुरेंद्र वांट टू कास्ट ए वीडियो फ्रॉम हिज मोबाइल टू हिज स्मार्ट टीवी। आपके घर में स्मार्ट टीवी है, आपके पास अपना मोबाइल है, इससे आप इसको कास्टिंग करोगे, ये वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ये किस प्रकार का नेटवर्क बनेगा। सो ऑब्वियसली ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनेगा। सीधे सीधे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन एच, यहाँ पे EFGH लिखा हुआ है इसलिए, या इसको ऑप्शन डी भी आप बोल सकते हैं। द नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, दिलावर एक फ्रीलांसर वेबसाइट डेवलपर है, उसे एक टास्क दिया गया है कि उसे कुछ वेब पेजेस बनानी है ज्वेलरी शॉप के लिए। तो आपको हेल्प को अमन करनी है कि वो किस तरह का वेबसाइट बनाए।
स्टैटिक या डायनेमिक, या किस तरह के वेब पेजेस बनाएं, स्टैटिक पेज या डायनेमिक वेब पेज। अब ज्वेलरी शॉप है, डिजाइन करना है वेब पेजेस जहां पर वो डिजाइन को प्रेजेंट कर सके। यहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिफिकली ये बात नहीं हो रही है कि डेटा कंटिन्यूअसली अपडेट होना चाहिए। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप ज्वेलरी शॉप के लिए बना रहे हैं जहां पे डिजाइन करने की बात हो रही है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं लोगों को, सो ऑब्वियसली यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे स्टैटिक वेब पेज। अगर ये होता है कि लोगों को सेल एंड परचेज कर सकें, तब हम वहां पे बात करते हैं डायनेमिक वेब पेज की। तो इट्स ए स्टैटिक वेब पेज जहां पर हम चीजों को अपनी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टैटिक वेब पेजेस बनाते हैं जहां पर वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को अगर सेल परचेस करना है, जैसे मैंने आपको बोला, तब सिचुएशन में डायनेमिक बनेगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो स्टैटिक वेब पेज ही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये बोलता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेब सर्वर इन द इंटरनेट। तो देखो इंटरनेट में वेब सर्वर का पर्पस क्या है, आपका जो भी वेब का कंटेंट है जो आप ओवर द इंटरनेट लाइव करना चाहते हैं, मतलब www में लाइव करना चाहते हैं, तो उसे आप एक वेब सर्वर में प्लेस करते हैं। आप एक वेब सर्वर रेंट पे लेते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को वेब होस्टिंग के अंतर्गत रखा जाता है। वहां पर जाके अपनी आप वेबसाइट को या अपने वेब एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं। तो वेब सर्वर का काम है आपको स्पेस प्रोवाइड करना। बेहतर तरीके से इसके आंसर को देखने के लिए मैं इसके आंसर को आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूं। सो नाउ यू ऑल कैन सी, आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, द पर्पस ऑफ वेब सर्वर, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द वेब कंटेंट लाइक HTML डॉक्यूमेंट, इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड प्रोसेसेस व्हाट HTTP रिक्वेस्ट। अगर कोई यूजर उसको ओपन करना चाहता है, वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता है, तो उसको ये रिस्पॉन्स देता है। एंड प्रोवाइड वेब कंटेंट टू द क्लाइंट ब्राउजर, राइट। सो दिस इज द पर्पस ऑफ वेब सर्वर। अगला क्वेश्चन है हाउ प्लगइन्स हेल्प टू एक्सटेंड फंक्शनैलिटी ऑफ ब्राउजर। तो प्लगइन्स एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है जो आपके ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करता है। जैसे फ्लैश प्लेयर, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनमें वीडियोस होती हैं जो फ्लैश बेस्ड होती हैं, तो अगर आप उसे प्ले करना चाहते हैं तो गूगल क्रोम उसको, अगर आपके सिस्टम पे फ्लैश प्लेयर नहीं है तो रन नहीं कर पाता है। वैसी सिचुएशन में अगर आप फ्लैश को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं प्लगइन्स को, तो फिर अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ व्हाट योर यू कैन से plugin. So we can say plugins are independent programs which are installed in local system and used by browser for different functions. For example, playing video, जैसे मैंने आपसे बोला. So this is how we can answer it. The next question is saying that, हम आगे बढ़ते हैं, predict the output of this following. सब str MySQL का फंक्शन है जो एक स्पेसिफिक पार्ट को गिवन स्ट्रिंग के एक्सट्रैक्ट करता है. So computer system then comma 3 then comma 6, right? सो थर्ड पोजीशन से टोटल 6 नंबर ऑफ 6 कैरेक्टर्स को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. तो जब भी आप MySQL में होते हैं तो जो पहली पोजीशन होती है उसको हम 1 से काउंट करते हैं. सो 1 देन 2 देन 3. सो M से स्टार्ट करेगा, MPUTER. सो द आंसर वुड बी MPUTER होगा इस 1 का. सेकंड में बोलता है कि लेफ्ट है, मतलब फर्स्ट लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है. L केस मतलब स्मॉल लेटर्स में. इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस इज द स्ट्रिंग जिसके 4 लेफ्ट कैरेक्टर्स को, फर्स्ट 4 लेफ्ट कैरेक्टर्स को, तो ये इन्फो होगा जिसको ये स्मॉल लेटर में कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा. दिस इज द आंसर. अगला क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट you have to differentiate between count and count star function in MySQL and you also have to give suitable example इसको justify करने के लिए. So इसके आंसर में देखो, काउंट क्या करता है, स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज को काउंट करता है जहां पे वो नल को इग्नोर करता है. काउंट स्टार फंक्शन जो होता है, इट काउंट्स टोटल नंबर ऑफ रोज इंक्लूडिंग नल वैल्यूज. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार. तो अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे काउंट एंड काउंट स्टार का एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देख पा रहे होंगे. तो पहला जैसे मैंने आपको बोला कॉलम काउंटिंग है, ये रो काउंटिंग है, काउंट स्टार, ठीक है ना, यहाँ पर ये हेडिंग है इसकी, ठीक है. सेकंड में बोलता है कि ये नल वैल्यू को इग्नोर करता है, काउंट मेथड, और काउंट स्टार नल वैल्यू को इंक्लूड करता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेबल है अकाउंट. अगर आप यहाँ पे लिखते हो सेलेक्ट काउंट लोन अमाउंट फ्रॉम अकाउंट टेबल, तो जब आप लोन अमाउंट काउंट करोगे काउंट लगा के, तो ये 2 नल है, तो ये रिटर्न कितना करेगा, 4 वैल्यूज को. लेकिन जब आप काउंट स्टार करोगे तो आपको ये टोटल 6 रोज को रिटर्न कर रहा है. तो ये एग्जाम्पल भी आप क्या कर सकते हो, इसमें मेंशन कर सकते हो. तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर. इसके बाद जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलता है कि आपको एक सीरीज क्रिएट करनी है जहां पर कि आपको एक लिस्ट बनानी है, ऑब्जेक्ट यूजिंग लिस्ट बनाकर आपको सीरीज बनानी है, जहां पर एक फ्रूट होगा इंडेक्स और सेल होगी उसकी वैल्यू.
तो यहां पर बोल रहा है कि आपको 4 महीने का फ्रूट दिखाना है, बनाना, एप्पल, ऑरेंज और पाइनएप्पल, जिनकी वैल्यूज है 230, 455, 300 एंड 122। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप दो लिस्ट क्रिएट करेंगे, एक होगी फ्रूट के नाम से, एक होगी आपके सेल के नाम से। दो आपने लिस्ट क्रिएट की। फिर जब आप सीरीज क्रिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू पार्ट में आप इस वैल्यू पार्ट में इस सेल को डालोगे और उसके इंडेक्स के लिए आप फ्रूट को सिलेक्ट करोगे। इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखो, मैंने सबसे पहले यहां पर क्या किया, इट शुड बी एक्चुअली इंपोर्ट pandas as pd, राइट, pandas as pd। एंड उसके बाद में आपने फ्रूट की लिस्ट बनाई, सेल्स की लिस्ट बना ली। देन आपने लिखा s इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, जहां पे आपने सेल को पास किया वैल्यू के लिए, और सेकंड जो पार्ट होता है इंडेक्स का होता है, तो आप इसे फ्रूट ले सकते हैं। आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे अगर आप लेते हैं s इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, इसके बाद में आप चाहें तो से फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडेक्स लिखते हैं और इक्वल टू लगा के आप फ्रूट ले लेते हैं तो भी चलेगा, और उसके बाद आपको लेकिन यहां पर देना होगा डेटा इक्वल टू आपका सेल। तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट आप यू हैव टू स्पेसिफाई विच वन इज इंडेक्स एंड विच वन इज व्हाट योर सेल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, लेकिन ये डिफॉल्ट प्रोसेस है, इसलिए हमने इसको ले लिया। अगले क्वेश्चन को देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोपोलॉजी। ईच नोड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल केबल। एक सिंगल केबल है, इसमें सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, तो ये ऑब्वियसली बस टोपोलॉजी होगी। तो पहला का आंसर आपका क्या हुआ, बस टोपोलॉजी। सेकंड इज सेइंग दैट ईच इज कनेक्टेड विद सेंट्रल स्विच। एक सेंट्रल में स्विच है, बाकी सब इससे कनेक्टेड है, मतलब ये क्या हो गया आपका स्टार टोपोलॉजी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास ये एक डेटा फ्रेम है, इसकी बेसिस पे इसका आउटपुट क्या आएगा, df डॉट ड्रॉप 0, एक्सिस इक्वल टू 0। देखिए, ड्रॉप मेथड जो होता है ये किसी भी डेटा फ्रेम के रो और कॉलम दोनों को डिलीट करता है। अगर आप केवल df डॉट ड्रॉप का इस्तेमाल करें और इसमें एक इंडेक्स लेबल को या रो लेबल को आप प्लेस कर दें, या कॉलम लेबल भी आप कुछ हद तक बोल सकते हैं, कुल मिला के जो भी इंडेक्स आप पास करोगे बाय डिफॉल्ट उसको ये रो समझेगा और उसको डिलीट करेगा। अब यहां पर आपने क्या डाला है, 0 डाला है, और यहां पर क्या ये m1 है, तो उस सिचुएशन में तो ये आपको क्या कर देगा, एरर दे देगा। और df डॉट शेप जो है, अच्छा एक्सिस इक्वल टू 0 लिखा है जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमने कंफ्यूज करने के लिए लिखा। x इक्वल टू 0 का मतलब ही रो ही होता है। अगर ये x इक्वल टू 1 होता तो ये कॉलम देखता, और कॉलम के केस में भी 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये आपको एरर शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके सॉल्यूशन को देखूं, मैंने बाद में इस क्वेश्चन को करेक्ट किया है। यहाँ पे देखो, ये df को ड्रॉप करके एज किया है, तो एज करेगा तो भी यहाँ पर एक की एरर प्रेस करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, मैंने आपसे बोला रो को शो करता है, राइट। तो दोनों ही सिचुएशन में ये एरर आ रहा है। जब आप फाइनल क्वेश्चन पेपर को इसके देखेंगे, आप रिसीव करेंगे वेबसाइट पे, उसमें ये क्वेश्चन करेक्टेड मिलेगा। df डॉट शेप तो ऑलरेडी हमने देखा कि इसके टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को रिटर्न करता है इन फॉर्म ऑफ टपल। तो पहले रोज होंगी तो टोटल ये 5 रोज रिटर्न करेगा, कॉमा लगा के टोटल कॉलम्स कितने हैं 2, तो आंसर आएगा 5, 2, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको एक पाइथन कोड बनाना है जहां पर आपको रीड करना है CSV फाइल आइटम डॉट CSV, जो कि एक डेटा फ्रेम DF में है, और उसके कॉलम का नाम है आइटम नंबर, नेम और रेट। मतलब आपके आइटम डॉट CSV का जो डेटा है उसको आपको रीड करके लाना है, या उसकी बेसिस पे एक डेटा फ्रेम बनाना है। तो उसका कोड क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्लस जो आइटम की हेडिंग्स होंगी डेटा फ्रेम में, जो इंडेक्स होगा, कॉलम का लेबल होगा, वो ये होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बनाना है, ये 3 नंबर का कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं आपको इसका कोड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। What you all can do is, सपोज आपने pandas को इंपोर्ट किया, आपने लिखा df, आपने बोला pd डॉट डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम लेने के बाद में इसके ब्रैकेट में आपने, सॉरी ये हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, हम यहाँ पे कॉल करेंगे pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV। सो ये होगा रीड अंडर स्कोर CSV। इसके अंदर आप लेंगे आइटम डॉट CSV। अगर पाथ मेंशन नहीं है तो आप अपना पाथ दे सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में पाथ मेंशन किया हुआ है तो उस सिचुएशन में उस पूरे पाथ को आपको मेंशन करना। तो मैं यहाँ पे रैंडमली C:, फ्रंट स्लैश आप लेंगे और उसके बाद देंगे आइटम डॉट CSV। इनफैक्ट आपको अगर पाथ नहीं दिया है तो आप आइटम डॉट CSV भी लिख सकते हैं। कॉमा डालेंगे एज ए सेपरेटर। यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं, तो आप कॉमा भी ले सकते हैं। आप इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा ही लीजिए। कॉमा लगाने के बाद ये बोलता है कि हेडर्स जो होंगे आपके,
डेटा फ्रेम का जो इंडेक्स होगा कॉलम का वो क्या होगा, आइटम नंबर नेम। तो उसके लिए आप यहाँ पे लेंगे नेम्स एट्रीब्यूट को या नेम्स आर्ग्यूमेंट को, और यहाँ पे लिस्ट में आप पास कर देंगे आइटम नंबर, कॉमा लगा के आइटम नेम, ठीक है, और उसके बाद में कॉमा लगा के रेट, और इसके बाद इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पाइथन आईडीएलई पे चलता हूं और आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूं। ऑलराइट, सो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने ये आइटम नाम की CSV फाइल को रखा है। आप इसे एडिट करके देख लीजिए या ओपन करके देख लीजिए। ये मेरी नोटपैड फाइल में देखिए, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स हैं। अब हम इसका आइडियली शेल पे चल के कोड लिखते हैं। मैं एक डेटा फ्रेम करूंगा रेडी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया इम्पोर्ट pandas as you can say what pd। अब इसके बाद में सबसे पहले हमने df लगाया, चूंकि ये C ड्राइव में है तो हमने सबसे पहले लिया pd.read_csv। इसके अंदर में मैं इन्वर्टेड कॉमा में C कोलन डालूंगा, स्लैश डालूंगा। मैंने दिया item.csv। इसके बाद में अभी मैं कोई हेडर यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इतने कोड को लेता हूँ और रन करता हूँ। देखिए ये रन हो गया। अब इसके बाद अगर आप df करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन आप देखें इसका जो लेबल है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो वापस से मैं इस कोड को यहाँ से लेता हूँ। इसके बाद में आप इसे यहाँ पे पेस्ट करिए। मैंने यहाँ पे कॉमा डाल के अब लिखा नेम्स एंड इक्वल टू डाल के मैंने यहाँ पर इसका इंडेक्स वैल्यू डाला। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसका नंबर दिया, रोल नंबर। इसके बाद में देखिए जो वैल्यू क्वेश्चन में आप उसको ले लीजिएगा। मैं रैंडमली यहाँ पर ये लेबल्स ले रहा हूँ एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया इसका क्लास। तो देखिए ये 3 वैल्यूज मैंने ले ली, नेम्स एट्रीब्यूट लिया मैंने, एंटर करिए। देखिए डेटा फ्रेम रेडी हो गया। अभी आप डेटा फ्रेम कॉल करिए तो देखिए आपको बता रहा है रोल नंबर, नेम, क्लास और उसकी जो वैल्यूज आ चुकी हैं। यहाँ पर सेपरेटर को मैंने मेंशन नहीं किया है, हालांकि वो जरूरत नहीं है, लेकिन सपोज आपके CSV फाइल में बाय डिफॉल्ट कॉमा से हम वैल्यूज को सेपरेट करते हैं, बट सपोज अगर वहां पे @ होता, उस सिचुएशन पे यहाँ पर आप सेपरेटर लगाते और इक्वल टू @ करते, सो दैट डेटा फ्रेम को वैल्यूज को सेपरेट करने में प्रॉब्लम नहीं आती, रोज बनाने में या कॉलम्स बनाने में। तो इस तरह से आप read_csv का प्रयोग कर सकते हैं। वापस से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो सेक्शन सी पे अब हम आ चुके हैं, सेक्शन सी एक्चुअली। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 को आप देखिए। एसक्यूएल क्वेरी आपको लिखनी है MySQL फंक्शन बना का प्रयोग करते हुए आज की डेट के डे पार्ट को निकालने के लिए मंथ पार्ट को और ईयर पार्ट को। तो देखिए जब आप सेलेक्ट लगाते हैं, डे पार्ट निकालना है तो हम डे नेम का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर करंट डेट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कर डेट ब्रैकेट लगा के, और इसके बाद आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। इसी तरह से अगर मंथ नेम चाहिए तो आप लिखते हैं मंथ नेम ब्रैकेट में जाके। मैं इसे वापस से अपनी राइटिंग जरा सुधारूं और फिर से इसे लिखूं सो दैट आपको समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, इसके बाद आपने लिया मंथ नेम। मंथ नेम लेने के बाद ब्रैकेट में फिर से आप लेंगे कर डेट, इसके बाद में इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे। और इसी तरह से अगर आपको ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप ईयर फंक्शन लेंगे सेलेक्ट के साथ में और उसके अंदर इस करंट डेट को आप पास कर देंगे, राइट। तो यहां पर आप सेलेक्ट भी लगा लीजिए। तो ये हो गया इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा एसक्यूएल से रिलेटेड है। यहां पर ये बोलता है कि ये एक बुक नाम का टेबल बना हुआ है। अब आपको इससे रिलेटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको अगर लीडिंग स्पेसेस जो बुक के टाइटल्स हैं उससे रिमूव करना तो क्या कोड होगा। लीडिंग स्पेस का मतलब हम इस्तेमाल करते हैं एल्ट्रिम मेथड का और इसमें हम पास करेंगे टाइटल को, और टाइटल को पास करने के बाद में ये टाइटल की स्पेलिंग हो गई। आप ऑब्वियसली इसे सेलेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। टेबल का नाम आप दे देंगे यहां से जो कि है हमारा बुक। तो सेलेक्ट एल्ट्रिम और उसके बाद में टाइटल फ्रॉम बुक। इसका सही कोड जो मैंने सॉल्यूशन में बनाया है वो मैं आपको दिखा दूं। आप देख पा रहे होंगे दिस इज हियर सेलेक्ट एल्ट्रिम टाइटल फ्रॉम बुक्स। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है डिस्प्ले द नेम ऑफ बुक्स विच वेयर परचेज्ड ऑन द मंडे। तो आपने लिखा कि भाई सेलेक्ट करना है आपको नेम, मतलब क्योंकि नेम डिस्प्ले कर रहे हैं तो सेलेक्ट आपने किया टाइटल, फ्रॉम लगाया, टेबल का नाम है बुक। अब कंडीशन में यहां पर बोलता है कि जो डेट ऑफ परचेज है तो उसका डे नेम क्या होना चाहिए। तो आप डे नेम डालेंगे, DOP लगाएंगे और आप इसे इक्वल टू कंपेयर कर देंगे किससे, मंडे से। तो आप चूंकि एक सिंगल वैल्यू तो आप इक्वल टू लगा सकते हैं, मल्टीपल होती तो फिर आप इन ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते थे। आप यहां पर वैसे भी चाहें तो इन ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही सिचुएशन में आंसर करेक्ट होगा। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। और तीसरा है ऑथर का नाम डिस्प्ले करना है।
ऑथर का नाम डिस्प्ले करना है तो ऑथर यहाँ मल्टीपल टाइम रिपीटेड है तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो आप देखें इसका आंसर यहाँ पे जो मैंने सेकंड का बताया, टाइटल फ्रॉम बुक्स वेयर डेट डे नेम डीओपी इक्वल टू मंडे, करेक्ट हो गया। थर्ड में डिस्टिंक्ट ऑथर लगा दीजिए, आपके ऑथर के नाम आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डेल फंक्शन, पॉप एंड ड्रॉप फंक्शन, राइट। तो पहली बात तो डेल जो है एक कीवर्ड है, पॉप एक मेथड है और ड्रॉप भी एक मेथड है। पाइथन पांडास में स्पेशली ड्रॉप मेथड बनाया गया है जो डेटा फ्रेम या सीरीज के एलिमेंट्स को डेटा फ्रेम के रो या कॉलम को डिलीट कर सकता है। पॉप मेथड अगर आप डेटा फ्रेम या पैंडास के संदर्भ में देखें तो डेल और पॉप दोनों ही पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन है जो ना सिर्फ पाइथन पैंडास में बल्कि लिस्ट, डिक्शनरी, इस प्रकार के तमाम जो डेटा स्ट्रक्चर है उन पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनके एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए। पॉप एलिमेंट को अगर आप डेटा फ्रेम के साथ यूज करोगे तो ये सिर्फ उसके कॉलम्स को डिलीट करता है, उसकी रोज को ये डिलीट नहीं करता है। डेल मेथड जो होता है ये किसी भी पर्टिकुलर पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर, सपोज अगर आप डेटा फ्रेम में डेल का प्रयोग करें तो ये उसके कॉलम को डिलीट करेगा, रो को डिलीट ये अगेन नहीं करता है। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मैं आपको यहां पर इसका डिफरेंस बता देता हूं। ये मैंने मेंशन किया है, कीवर्ड, मेथड ये इनबिल्ट फंक्शन है दोनों और ये पैंडास का फंक्शन है ड्रॉप। इट कैन रिमूव स्पेसिफिक एलिमेंट्स फ्रॉम, जैसे लिस्ट आप ले रहे हो, डिक्शनरी रहे तो उसके एलिमेंट, सीरीज का भी एलिमेंट होगा। कॉलम को डिलीट करेगा पाइथन ऑब्जेक्ट के, दैट इज डेटा फ्रेम। सेम यही बात हो रही है पॉप में, लेकिन ये रिमूव के साथ वैल्यूज को रिटर्न भी करता है, चाहे वो कॉलम्स हो किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट से या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी पाइथन डेटा स्ट्रक्चर से, चाहे वो लिस्ट हो। इसी तरह से ड्रॉप मेथड की अगर आप बात करो तो ये एलिमेंट्स को, रोज और कॉलम्स दोनों को डिलीट कर सकता है। एक बार मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं इसका कोड। मैंने एक डेटा फ्रेम का कोड बनाया है, मैं उसे ओपन कर लेता हूं सो दैट हम उस पे ये मेथड्स को अप्लाई कर सकें। ये मेरा डेटा फ्रेम आ गया, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूं। यहां पर मैंने दिया df डॉट, सपोज आप लेते हैं पॉप, और अगर मैं यहाँ पे 0 नंबर की रो को पास करूं तो देखिए, सॉरी ये कुछ तो भी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ये एक्चुअली हम ले रहे हैं यहाँ पे df डॉट पॉप, फिर आपने बोला ब्रैकेट 0 एंटर। तो ये एरर शो कर रहा है क्योंकि पॉप में आप क्या कर सकते हो, डिलीट रो को नहीं कर सकते। अगर आप लेते हैं df डॉट pop और इसके अंदर अगर आप एज को डाल दें, इसके बाद अगर आप रन करें तो ये डिलीट हो गया और रिटर्न भी कर रहा है। अगर आप df देखें तो ये वैल्यूज इस तरह से दिखाई दे रही। यहीं पर अगर आप लेते हैं df डॉट ड्रॉप और अगर आप 0 ले लें और इसे एग्जीक्यूट करें तो देखिए 0 नंबर की रो को डिलीट किया बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपको कॉलम डिलीट करना है और उस सिचुएशन में अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो उस दौरान आप डालिए, जैसे मैंने लिया नेम, लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा एक्सिस इक्वल टू 1 क्योंकि कॉलम को आप डिलीट कर रहे हैं, तो ये डिलीट करके वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और डेल कीवर्ड में भी जैसे मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक एलिमेंट को आप डिलीट कर सकते हो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, रो को नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप डेल df कर दो तो ये पूरे ही ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देगा, तो ये भी बात ध्यान रखें। सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री। हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट नेम्ड एस। अभी देखो ये सीरीज ऑब्जेक्ट आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसकी बेसिस पे अगर आप s इंटू 10 करोगे, हालांकि ये सॉल्यूशन की अगर आप देखो तो s इंटू 10 करेंगे तो सीरीज ऑब्जेक्ट की वैल्यूज रेप्लीकेट नहीं होंगी 10 टाइम्स, उसकी वैल्यू को ये मल्टीप्लाई करेगा। तो आंसर कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर s इज ग्रेटर देन 0 अगर आप कर दोगे तो ये क्या करेगा, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। चूंकि ये सभी 0 से बड़ी हैं इसलिए इसका जो आंसर आएगा दैट इज योर ट्रू 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 एंड ट्रू, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। इसी तरह से इसमें आई गेस अगला क्वेश्चन है ILOC 0:2। तो ILOC स्लाइसिंग करता है और जब आप ILOC करते हैं तो ये डिफॉल्ट इंडेक्स का प्रयोग करता है और उसमें जो एंड इंडेक्स आपने मेंशन किया 2 वो एक्सक्लूड होगा, मतलब वो इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आंसर रिटर्न करेगा केवल 0 और 1 को 0.663, 0.265। तो ये हुआ इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है कि ये एक URL दिया है, इसके तीनों पार्ट्स को आपको बताना है क्या है और उनका नाम क्या होता है। तो देखो इसमें 3 पार्ट्स जो हैं, इसमें पहला है प्रोटोकॉल्स का, ये है डोमेन नेम, और तीसरा जो होता है वो फाइल लोकेशन, एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर वेब पेज को अगर आप ओपन करना चाहते हैं। यहां पर मैंने इसके सॉल्यूशन पे इसे मेंशन भी किया है, आप देख सकते हैं। दिस इज योर प्रोटोकॉल, दिस इज डोमेन नेम एंड दिस इज व्हाट योर फाइल नेम और यू कैन से व्हाट पाथ। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अगेन, ये एसक्यूएल से रिलेटेड पार्ट डी जो 4 मार्क्स का है, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे। यहां पर ये बोलता है कि ये रहीम ने टेबल क्रिएट किया, इस टेबल की बेसिस पे आपको क्वेरीज बनानी है। सबसे पहले एवरेज परसेंट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज का, तो एवरेज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, तो परसेंटेज इज एक्चुअली इट शुड बी सैलरी, राइट, ये मिस्टेक हो गई है। अब सैलरी अगर आपको एवरेज निकालनी है तो आप क्या लिखते हैं, सेलेक्ट, आप लेते हैं एवरेज, यहां पर आप डालेंगे सैलरी का कॉलम दैट इज सैलरी फ्रॉम माय टेबल नेम दैट इज माय स्टाफ। इसके बाद में आप यहां पे लगाएंगे वेयर कंडीशन। ग्रुप वाइज अगर आप देखें तो ये गर्ल्स एंड बॉयज की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे हमें ग्रुप करना होगा, तो हम वेयर की जगह यहां पे लिखेंगे क्या, ग्रुप बाय, राइट। सो द आंसर वुड बी ग्रुप बाय, एंड इसके बाद में हम यहां पे डालेंगे जेंडर, तो हम सीधे लिख सकते हैं जेंडर, राइट। तो इस तरह से आपको एवरेज वैल्यू को ये डिस्प्ले कर देगा। पहला आंसर, मिनिमम सैलरी ऑफ स्टाफ ऑफ बायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो बायोलॉजी डिपार्टमेंट तो सीधे वेयर क्लॉज लगेगा, आप यहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे, आप लिखेंगे सेलेक्ट मिनिमम, सैलरी आपने ली, टेबल का नाम दिया फ्रॉम स्टाफ, एंड इसके बाद में आप वेयर क्लॉज डालेंगे जहां पर आप सीधे सीधे लिखेंगे डिपार्टमेंट इक्वल टू बायोलॉजी, राइट। तो ये हो गया इसका आंसर। तो मैंने ये जो कोड लिखा है आपको मैं बता दूं आपकी सहूलियत के लिए, आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू बायोलॉजी, यहाँ पे कोई ग्रुप बाय नहीं है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है डेट ऑफ बर्थ हु इज यंगेस्ट, तो यंगेस्ट का मतलब जिसका रिसेंट में बर्थ हुआ है, मतलब वो मैक्सिमम डेट ऑफ परचेज होगी, इसलिए हमने सीधे लिखा मैक्सिमम डेट ऑफ परचेज फ्रॉम स्टाफ। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस कोड, हमने डिस्टिंक्ट लिया डिपार्टमेंट, उसका काउंट किया स्टाफ से और आंसर कितना आएगा। तो देखिए यहां पर डिपार्टमेंट देखो, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक डिपार्टमेंट्स, कंप्यूटर 1, केमिस्ट्री 2, बायोलॉजी 3 और फिजिक्स कितना हो गया 4, तो आंसर कितना रिटर्न किया इसने यहाँ पे 4। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। यहां पर एक डेटा फ्रेम है, वायरलेस, उसका मतलब कोड दिया है A1 ब्लूटूथ 300 और ये वायर्ड है A2 OFC 1200। अगर आप CNET डॉट, इसका डेटा फ्रेम का नाम है CNET, अगर आप CNET डॉट शेप करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इंडेक्स करेंगे तो क्या आंसर आएगा, साइज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, और लेंथ निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा। शेप का मतलब हमने पहले भी देखा कि ये टपल के फॉर्म में वैल्यू को रिटर्न करेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इंडेक्स का मतलब बाय डिफॉल्ट जो इसका कोड नेम और प्राइस है, रो लेबल्स को डिस्प्ले करेगा। साइज का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि यहाँ पे 6 हैं, और डेटा फ्रेम के केस में लेंथ का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रोज जो कि यहाँ पर कितने हैं आपके 300। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर। द नेक्स्ट इज सेइंग, यहाँ पर ये बोलता है फिर से एसक्यूएल का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कि ये एक टेबल बना हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बोलता है डिस्प्ले सम ऑफ ऑल लोन अमाउंट्स हुज इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन 10, इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन 10 सम ऑफ ऑल लोन अमाउंट्स। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे बोला सेलेक्ट किया, सम किया, ऑल लोन अमाउंट्स का मतलब यहां पर ये जो आपका लोन AMT है आप उसे लोगे, टेबल का नाम दोगे फ्रॉम, ऑब्वियसली माय टेबल नेम इज लोन, तो आप इसे लोन कर दीजिए, मैं इसे 1 मिनट इरेज कर देता हूं। ऑलराइट, तो ये हो गया मेरा लोन। उसके बाद वेयर क्लॉज में जाके आप डालेंगे ग्रेटर देन 10, राइट। सो वेयर इन क्वेश्चन में बोलता है इंटरेस्ट रेट, तो INT रेट, and it should be greater than what, your 10. So this is how we can get the answer. Let's cross check it. मैंने जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा है, is it correct or wrong? So this is how we can get the answer, right? अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बोलता है कि display the count of all loan holders whose name ends with sing, तो यहाँ पर भी होगा select count star from my table that is loan where name like what percent sing, क्योंकि sing से end होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है हम सीधे यहीं पे देखिए, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम लोन वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंट सिंग। अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले द काउंट ऑफ लोन होल्डर्स हुज इंटरेस्ट इज नल, सेम पैटर्न चलेगा, बस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इज नल होगा, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट वाइज डिटेल ऑफ लोन अकाउंट होल्डर, इंटरेस्ट वाइज, तो देखो इंटरेस्ट वाइज का मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये टेबल है, इंटरेस्ट यहां पर दिख रहा है। अब इंटरेस्ट वाइज का मतलब पहले 1000 वाले,
फिर 1200 वाले, फिर 1400, फिर 15 और उसके बाद। तो इंटरेस्ट वाइज यहाँ पे ग्रुपिंग की बात नहीं हो रही है। अगर ग्रुपिंग की बात होती तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोलता कि कहीं ना कोई एक एग्रीगेट ऑपरेशन की बात करता। ग्रुप बाई क्लॉज जब भी होगा तो देयर इज शुड बी एग्रीगेशन, चाहे वो काउंटिंग हो, चाहे समेशन हो, चाहे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, चाहे वो मैक्सिमम मिनिमम हो। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट के ऑर्डर में आपको वैल्यूज को डिस्प्ले करने की ये बात कर रहा है, इसलिए हम सीधे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोन ऑर्डर बाई इंटरेस्ट रेट। अगर आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोन ग्रुप बाई इंटरेस्ट रेट तो आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि बिना एग्रीगेट फंक्शन के ग्रुप बाई कंप्लीट ही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बोलता है एवरेज ऑफ लोन। अब इस क्वेश्चन में आप देखो बोल रहा है एवरेज ऑफ लोन अमाउंट इंटरेस्ट वाइज, है ना। इसके पहले जो क्वेश्चन था वहां पर ये इंटरेस्ट वाइज बोल रहा था डिटेल। तो जब एवरेज आ गया तब आप एवरेज लगा के लोन से बोलोगे कि ग्रुप बाई इंटरेस्ट, लेकिन बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट जो होनी चाहिए वो 40 बची होनी चाहिए। तो वेयर क्लॉज लगा के ग्रेटर देन 40 कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। द नेक्स्ट इज सेइंग, यहां पर ये अगले क्वेश्चन को आप देखो 34 नंबर। एक डेटा फ्रेम बना है, मैं इसके क्वेश्चन में आता हूं, सीधे सॉल्यूशन देखने का कोई फायदा नहीं है। ये डेटा फ्रेम है, आपको बोलता है कि आपको रोज डिलीट करनी है शैम्पू से। हमें जिसका नाम शैम्पू, तो सीधे सीधे बोल रहा है रो डिलीट करना है, तो वहां पे शैम्पू का कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे रो डिलीट करेंगे SH06 से। तो आपके पास जो इंडेक्स लगा हुआ है, तो आप जब किसी रो को डिलीट करते हैं तो आप क्या लगाते हैं DFP डॉट ड्रॉप। इसके अंदर आप वैल्यू का डालेंगे SH06, तो ये उस पर्टिकुलर रो को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्रॉप के द्वारा रो को डिलीट करते हैं। नया प्रोडक्ट ऐड करना है, हैंड वॉश ऑफ लैग ब्रांड ऑफ 130 रुपीज। एंड इस क्वेश्चन को अगर आप इसके सॉल्यूशन में देखें तो थोड़ा सा ये बेहतर तरीके से आपको मिलेगा आई गेस। यहाँ पे बोल रहा है कि जिसकी प्रोडक्ट आईडी कितनी है, हैंड वॉश 23। तो देखिए जब आप कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे आपने लिया LOC, अगर आप इसमें डालते हैं हैंड वॉश 23, अगर आप इसे रन करेंगे, अगर एग्जिस्ट कर रहा तो ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो की एरर आएगा। लेकिन अगर आप इसके आगे इक्वल टू लगा के अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा और आप यहाँ पे वैल्यू डाल दें हैंड वॉश पूरा ले लीजिए, LAK लिख दीजिए और उसके बाद कॉमा लगा के अगर आप लिखते हैं 132, अब अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये एक नया रो या नया कॉलम जो होता है वो ऐड हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको ऐड ए प्रोडक्ट जो कि एक रो है, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलता है कि आपको कॉलम ब्रांड को मेक में रीनेम करना है। तो जब आप रीनेम करने की बात करते हैं तो DF डॉट रीनेम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप रीनेम लेते हैं तो उसमें आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट जो पुराना नाम है, जो पुराना नाम क्या था हमारे पास, ब्रांड, आप इसको कोलन लगा के बोलते हैं कि इसको आप कन्वर्ट कर दो मेक से। अब यहां पर ये चूंकि स्ट्रिंग है तो सिंगल कोटेशन मार्क लगेगा। अब बाय डिफॉल्ट रीनेम क्या करता है, रो को रीनेम करता है। तो आपको यहां पर यह भी बताना पड़ेगा कि हमें एक्चुअली एक्सेस इक्वल टू 1 अर्थात कॉलम को रीनेम करना है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट 2 रो को डिस्प्ले करना है तो ILOC लगाओ 0 से, अच्छा रो की बात कर रहा है यहाँ पे, नहीं कॉलम की बात कर रहा है। तो आपका 2 पार्ट होता है, देखिए ILOC अगर आप ले रहे हो कॉमा लगाते हैं और फिर ये इस तरह से, तो पहला पार्ट बाय डिफॉल्ट रो का होता है, सेकेंड पार्ट का कॉलम का। हमने पहले में कॉलम कोलन डाला, कॉमा लगाया कि मतलब ऑल द रोज ऑफ 0 and 1 फर्स्ट 2 कॉलम्स। तो ये हमारा कोड हो गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब DFP डॉट साइज ही होगा इसका आंसर, क्योंकि लेंथ रोज के लिए काउंट कॉलम वाइज काउंटिंग इग्नोरिंग नल वैल्यूज, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, जो कि हमारा फाइनल क्वेश्चन है। ये देखें आप इस क्वेश्चन में कि आपको ये बोल रहा है कि ये केस स्टडी है कंप्यूटर नेटवर्क की, जो हमेशा आपके लिए आएगी। बोलता है कि ये आपको सेटअप बनाना है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया कैंपस एट इंदौर, और हेड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली में। ऑलरेडी यहाँ पर हेड ऑफिस है, यहाँ इंदौर में 4 डिपार्टमेंट्स आप देख रहे हो। इनके बीच का डिस्टेंस दिया है वो आप पूरा पढ़ें, उसको बाद में टोटल नंबर ऑफ आइटम दिया है, मतलब कंप्यूटर्स दिया है। अभी बोलता है कि हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर द सर्वर इनसाइड द इंदौर कैंपस। जब सर्वर की बात आएगी सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहाँ है, एडमिन में। तो आप सीधे इसका आंसर क्या दे दोगे, भाई हमारे लिए एडमिन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। दूसरा बोलता है इसका केबल लेआउट आप बनाओ, इफिशियंट केबल लेआउट। तो हमें यहाँ पे देखना होगा डिस्टेंस। हमारा ये एडमिन से इंजीनियरिंग कितना है, 55,
एडमिन से बिजनेस कितना है यहाँ से, ये है हमारा 90, और एडमिन से मीडिया कितना है यहाँ पे 50। तो 100, 105, 195 इसका आंसर आ रहा है, तो ये करेक्ट लग रहा है। अच्छा, एडमिन से इंजीनियरिंग लिया और उसके बाद इंजीनियरिंग से बिजनेस करोगे तो कितना आ रहा है, 55 मीटर आ रहा है, ठीक है। और बिजनेस से मीडिया अगर करोगे तो 45 मीटर आ रहा है। मतलब एडमिन, एडमिन से इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से बिजनेस, और बिजनेस से क्या आ रहा है आपका, वापस से हमने क्या लिया, मीडिया, सॉरी, तो ये मीडिया आ रहा है। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ बस टोपोलॉजी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है 55 है और ये 45 है, तो ये डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर मीटर के आसपास आ रही है। तो दोनों ही सिचुएशन वैलिड है। स्टार टोपोलॉजी में आपको इफिशियंसी क्या होती है, ज्यादा मिलती है। तो आप यहाँ पे लेआउट अगर आप बनाओगे तो आप स्टार भी बना सकते हो और बस भी बना सकते हो, राइट। दोनों ही सिचुएशन करेक्ट है। थर्ड बोलता है विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी टू इंस्टॉल टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द इंटरनेट। इंटरनेट को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास प्रोटेक्शन के लिए एक होता है फायरवॉल, एक होता है गेटवे। फायर लोकल सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा बेहतर है। इंटरनेट की ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना है उसके लिए फायरवॉल बेहतर है। बट अगर आप बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किसका, गेटवे का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो गेटवे। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कॉलन स्लैश लगा के फायरवॉल भी लगा सकते हैं, बट फायरवॉल पर्सनल के लिए ज्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं। विच वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम यू सजेस्ट टू कनेक्ट दिल्ली टू इंदौर। तो वायरलेस मीडियम की अगर आप बात करोगे, दिल्ली से इंदौर लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज योर सैटेलाइट। सो हम इसे ले लेंगे सैटेलाइट। फिर रिपीटर का प्लेसमेंट किस में करोगे, तो जिसके बीच डिस्टेंस 100 मीटर या तकरीबन उतना होना चाहिए। तो यहां पर आप देखो रिपीटर की बात कर रहा है, ये दिल्ली से इंदौर हेड ऑफिस को आप मत लीजिए, यहाँ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा है। तो 55 नहीं होगा, 55 ये सब कम है तो यहाँ जरूरत नहीं है। 90 मीटर को आप कंसीडर कर सकते हो रिपीटर के लिए। तो एडमिन टू बिजनेस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, जहां पर हम रिपीटर को लगा सकते हैं। तो ये ओवरऑल थे आज के जो मैंने आपके साथ ये मिड टर्म क्वेश्चन पेपर शेयर किया। हाफ ईयरली भी बोल सकते हैं, आईपी का जो हो रहा होगा या हो गया होगा या होने वाला होगा, तो उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। जैसे मैंने आपसे बोला, आप इसे डाउनलोड कर लें अपने रेफरेंस के लिए, या फिर इस वीडियो को देख के सारे क्वेश्चन को समझें। साथ ही साथ एक पर्पस ये भी है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पाइथन पैंडास को लेके, सीरीज को लेके, डेटा फ्रेम को लेके, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल को लेके और टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेके, सो दैट आप बेहतर परफॉर्म कर पाए अपने एग्जाम के लिए। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले बार कहा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लेना, वहां पे सभी आईपी क्लास 12 के सैंपल पेपर्स, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, एमसीक्यूज, ट्यूटोरियल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें जाके देखें और अश्योर करें अपने बेहतर से बेहतर परसेंट को बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।